हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2024 यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पदों पर जो वैकेंसी आई हुई थी, जिसका फिर से एग्ज़ाम जो है 7 अगस्त, 11 अगस्त, 18 अगस्त, 21 अगस्त, 25 अगस्त और 28 अगस्त 2024 को लिया जाएगा। देखिए, उसके लिए जो है जो नया सिलेबस आया हुआ है, आपने देखा भी होगा, नया सिलेबस जो आया है उसका अनुसार हम लोग क्लास 9th और क्लास 10th के कंप्लीट हिस्ट्री को, जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 9th और क्लास 10th के कंप्लीट हिस्ट्री को यानी कि पूरे इतिहास को हम लोग चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। और एक ही सेशन में ये पूरा आपका क्लास 9th और क्लास 10th का हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से सिलेबस दिया गया है चैप्टर वाइज, आपने वहाँ पर चैप्टर देखा होगा, उसी प्रकार से हम लोग इसमें सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने आपको क्लास 9th का ज्योग्राफी कराया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और पूरे यूट्यूब पर जो है इससे बेहतर कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से जो कंटेंट उपलब्ध करवाया जाता है आपको, उससे बेहतर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस 2024 से संबंधित, बिहार पुलिस 21,391 पदों से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए फटाफट, और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहां कहीं भी आप हैं वहां पर शेयर कर दीजिए। सभी लोग प्लीज़ एक बार लाइक कर देंगे और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये है आपका बिहार पुलिस का नया सिलेबस। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी शाखा, और देखिए लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा यानी कि मैट्रिक अथवा समकक्ष स्तर का होगा। 10th लेवल का जो है परीक्षा का स्तर रहने वाला है। और यहाँ पर कंप्लीट जो है आपका सिलेबस दिया गया है, बिल्कुल पाठ्यक्रम यहाँ पर आप देख सकते हैं। और देखिए, मैं आपको जो हिस्ट्री का सिलेबस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए, ये है आपका क्लास 9th। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय इतिहास, और यहाँ पर बिल्कुल चैप्टर दिया गया है कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। यहाँ पर देखिए इकाई 1 में है भौगोलिक खोज, और आप देखेंगे कि बिल्कुल हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्लास 9th और क्लास 10th बिहार पुलिस कंप्लीट हिस्ट्री को हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए दूसरा इकाई में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम है। तीसरा में देखिए फ्रांस की क्रांति दिया गया है। नाजीवाद है, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध है। उसके बाद देखिए आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद है, कृषि और खेतीहर समाज है, शांति प्रयास है। ये क्लास 9th का सिलेबस था। अब यहाँ पर देखिए क्लास 10th के सिलेबस में यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्यवाद, देखिए हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, भारत में राष्ट्रवाद, ये चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है। और बिल्कुल चैप्टर वाइज हम लोग सारे एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण एवं शहरी जीवन, और देखिए व्यापार और भूमंडलीकरण, और प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, ये भी चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास 9th और क्लास 10th का हिस्ट्री का यहाँ पर सिलेबस मैंने आपको दिखाया है। और आप देखेंगे कि बिल्कुल जो चैप्टर दिया गया है ना, उसी अनुसार बिल्कुल चैप्टर वाइज हम लोग सारे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्लास 9th का जो हिस्ट्री है उसके सारे चैप्टर को एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग क्लास 10th को भी इसी प्रकार से कवर करेंगे इसी सेशन में। तो यहाँ पर देखिए आप कक्षा 9 इतिहास की दुनिया अध्याय 1 है यह, और चैप्टर का नाम है भौगोलिक खोजें। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि मार्को पोलो कहाँ का यात्री था। मार्को पोलो कहाँ का यात्री था फ्रेंड्स? आंसर देखिए सबको कमेंट करना है। और देखिए आंसर कमेंट करने से क्या होगा कि जो चीज़ आप कमेंट करते हैं अगर गलत होता है आपसे, तो अगर गलत करके आप सीखते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। चलिए बताइए, मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? तो देखिए मार्को पोलो जो था यह वेनिस गणराज्य में जन्मे एक इतालवी व्यापारी, खोजकर्ता और लेखक था। तो ये इटली का था, वेनिस गणराज्य में इसका जन्म हुआ था। ठीक है ना, इसे आप ज़रूर याद रखेंगे। तो यह इटावली यात्री था, इटली का था। ऑप्शन में देखिए इटली नहीं दिया, यहाँ पर ई होगा आपका ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मार्को पोलो वेनिस गणराज्य में जन्मा एक इतालवी यात्री था, इटली का यात्री था। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि मार्को पोलो जो है किस वंश के दौरान भारत की यात्रा किया था?
तो मार्को पोलो पांड्य वंश के दौरान भारत की यात्रा किया था और पांड्य वंश की राजधानी कहाँ पर है, तो मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी, मदुरई। अच्छा, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था, जब मार्को पोलो ने चाइना का दौरा किया था, तब वहाँ का शासक कौन था? तो देखिए, जब मार्को पोलो ने चाइना का दौरा किया था, चीन का दौरा किया था, उस समय वहाँ का शासक कुबलई खान था। उस समय वहाँ का शासक कौन था? उस समय वहाँ का शासक कुबलई खान था। ठीक है ना, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न है कि यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा? सब लोग आंसर कमेंट करिए। यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा? कंपास हिंदी में इसको बोलेंगे दिक्सूचक यंत्र। ठीक है ना, दिक्सूचक यंत्र। तो देखिए, यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा था? तो फ्रेंड्स, ये कहाँ से किनसे सीखा था? तो इन्होंने सीखा था अरबों से। ठीक है ना, अरबों से सीखा था। और अरबों ने किससे सीखा था? अरबों ने चाइनीज से सीखा था, चीनियों से सीखा था। ठीक है ना, अरबों ने चीनियों से सीखा था और इसका प्रचार यूरोप में उन्होंने किया था। तो अगर पूछा जाए कि अरबों ने कहाँ से सीखा था, तो अरबों ने चीनियों से सीखा था। ठीक है ना, चीनियों से सीखा था। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ था? भारत में फ्रांसीसी का आगमन कब हुआ था? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, सन 1664 ईस्वी में, सन 1664 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने के लिए लुई 14वां, याद रखिएगा, लुई 14वां, ठीक है ना, लुई 14वां। एक बार मैं और रिपीट करता हूँ, सन 1664 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार करने के लिए लुई 14वां के शासनकाल के दौरान फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। और देखिए, भारत में फ्रांसीसियों की जो पहली फैक्ट्री थी, यह फ्रैंक कैरो ने, किसने? फ्रैंक कैरो ने 1668 में सूरत में स्थापित किया था। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी? तो 1664 में। इसे भी आप ध्यान रखिएगा, 1664 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और फ्रांसीसियों की जो पहली फैक्ट्री थी, यह फ्रैंक कैरो ने 1668 में सूरत में स्थापित किया था। देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? विश्व का चक्कर, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? या फिर समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो फ्रेंड्स, यह मैगलन था। कौन था? मैगलन राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, याद रखेंगे, अमेरिका की खोज किसने किया था? तो अमेरिका का खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अच्छा, अमेरिका का नाम, अमेरिका पड़ा था अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर। ठीक है ना, अमेरिगो, यहाँ मैं लिखता हूँ अमेरिगो वेस्पुसी, जो कि इटली का था। इसी के नाम पर जो है अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा था। ठीक है। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? तो ये मैगलन ने किया था। ठीक है ना, और समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति भी मैगलन ही था। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि रेड इंडियन कहाँ के निवासी हैं? रेड इंडियन जो हैं ये कहाँ के निवासी हैं फ्रेंड्स? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, रेड इंडियन जो हैं ये कहाँ के निवासी हैं? तो राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? अमेरिका के। ठीक है ना, रेड इंडियन अमेरिका के निवासी हैं। कहाँ के रेड इंडियन निवासी हैं? रेड इंडियन अमेरिका के मूल निवासी थे। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की? तो अभी मैंने आपको बताया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था अमेरिका की खोज। ठीक है ना, अमेरिका की खोज किया था। चलिए, अब अगला अध्याय आ गया हमारा, अध्याय 2 है और चैप्टर का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट यह चैप्टर है। देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध में काफ़ी क्षति किन देशों को हुई? सप्तवर्षीय युद्ध, बताइए ये हुआ था कब? तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था 1756 से लेकर के 1763 तक। 7 वर्षों तक यह युद्ध चला था, इसीलिए इसको सप्तवर्षीय युद्ध कहा गया। और यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। ठीक है ना, यह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था और यह तीसरे आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के साथ ही समाप्त हो गया था। सप्तवर्षीय युद्ध के कारण इंग्लैंड जो है यह एक विशाल औपनिवेशिक साम्राज्य का स्वामी बनना चाहता था, किंतु उसकी आर्थिक दशा जो है काफ़ी शोचनीय हो गई थी। युद्ध के दौरान काफ़ी क्षति हुई थी इंग्लैंड को। और देखिए यहाँ पर, लेकिन इस युद्ध में अंग्रेज ने फ्रेंच उपनिवेशों पर अधिकार करके अमेरिका से फ्रांस की शक्ति का अंत कर दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रांस वाज द कंट्री डेट सफर्ड द मोस्ट इन द 7 ईयर्स वार। फ्रांस को काफ़ी क्षति हुई थी। ठीक है,
चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो बात हो गई सप्तवर्षीय युद्ध की। अगर आपसे पूछा जाए कि द 100 ईयर वार्स जो है ये जो है किसके बीच हुआ था? 100 वर्षीय युद्ध, 100 वर्षीय युद्ध, ठीक है ना, द 100 ईयर्स वार, तो ये भी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था। चलिए, बोस्टन चाय पार्टी की जो घटना है ये कब घटी थी? बोस्टन चाय पार्टी की घटना, जिसको कि बोस्टन टी पार्टी भी बोला जाता है, यह घटना कब घटी थी? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का यह तात्कालिक कारण था, बोस्टन चाय पार्टी की घटना, ठीक है ना। बोस्टन चाय पार्टी की घटना अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण था, और इसी घटना से अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। इस घटना का नायक कौन था? तो इस घटना का नायक सैमुअल एडम्स था, सैमुअल एडम्स था, और यह 1773 की घटना है, ठीक है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका एक जो होगा ये करेक्ट आंसर होगा, 1773, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है यह किस देश में लागू किया गया? बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, ये लागू किया गया था अमेरिका में। कहाँ पर? अमेरिका में। 1787 में अमेरिका में जो लिखित संविधान बना था उसे 1789 में लागू किया गया था। 1787 में यह लिखित संविधान बना था और इसको 1789 में जो है लागू किया गया था। उसके बाद देखिए, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो ये जॉर्ज वाशिंगटन थे। कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन थे, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ? यही प्रश्न पूछा गया है ना। तो अभी मैंने बताया था कि 1787 में यह लिखित संविधान बना था और 89 में इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और देखिए अगला अध्याय आ गया, अध्याय 3 है यह, फ्रांस की क्रांति। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रांस की राज्य क्रांति। चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में, ठीक है। तो फ्रांस की क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, याद रखिएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति जो है यह 1789 में जो है, 1789 में लुई 16वां उस समय शासक था। कौन था? लुई 16वां उस समय शासक था, इसी के शासनकाल में शुरू हुआ था, ठीक है। और इस समय फ्रांस में सामंती व्यवस्था थी। अच्छा, एक घटना है 14 जुलाई 1789 की, 14 जुलाई 1789 पूछा जाता है कि बास्तिल का पतन कब हुआ था? बास्तिल का पतन कब हुआ था? बास्तिल का पतन, तो बास्तिल का पतन यही 14 जुलाई 1789 को हुआ था। दरअसल 14 जुलाई 1789 को क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह का फाटक तोड़ करके बंदियों को मुक्त कर दिया था, और तब से 14 जुलाई को जो है फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं, यह स्टेटमेंट लुई 14वां का था। लुई 14वां का था, मैं ही क्या हूँ? मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं, ठीक है। वर्साई के शीश महल का निर्माण जो हुआ था, ये भी पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में हुआ था, किसने करवाया था? तो वर्साई जो था इसका शीश महल का निर्माण लुई 14वां ने करवाया था, लुई 14वां ने। आगे मैं आपको बताते चलूँगा, ठीक है। इस तरह एक साथ आप कन्फ्यूज हो जाइएगा। चलिए प्रश्न पढ़िए कि लुई 16वां किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? लुई 16वां किस वर्ष फ्रांस की गद्दी पर बैठा था? लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, 1774 में, ठीक है ना, लुई 16वां। और इसी के समय जो है फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी, इसी के शासनकाल में। क्लियर? चलिए इसे आप याद रखिएगा। और लुई 16वां की पत्नी थी मेरी एंतुआनेट, जो कि ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, ठीक है। चलिए, और लुई 16वां को देशद्रोह के अपराध में फांसी भी दिया गया था। आगे बढ़ेंगे कि देखिए किस शासक ने कहा था कि मैं ही राज्य हूँ, और आगे मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट कि मैं ही राज्य हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। तो ये लुई 14वां कहा था। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है लुई 14वां, ऑप्शन 2 में दिया गया है लुई 14वां, ठीक है। चलिए, गौरवपूर्ण की घटना इंग्लैंड में कब घटी थी? गौरवपूर्ण या गौरवशाली क्रांति? गौरवपूर्ण क्रांति या गौरवशाली क्रांति, अंग्रेजी में इसको हम लोग बोलते हैं ग्लोरियस रिवॉल्यूशन।
ग्लोरियस रिवॉल्यूशन जो है इंग्लैंड में, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन यह कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह 1688 में हुआ था। और उस समय इंग्लैंड का शासक कौन था? तो उस समय इंग्लैंड का शासक जेम्स द्वितीय था। कौन था? जेम्स द्वितीय था। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, इसे आप ज़रूर याद रखिएगा। क्लियर ना? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित किया गया? इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम कब पारित किया गया था? सब लोग आंसर कमेंट करिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम जो है ये 1832 में पारित हुआ था। 1832 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग प्लीज सेशन को लाइक के। स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि यह किस क्रांति की देन है। तो फ्रेंड्स ये फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। ठीक है ना, फ्रांस की राज्य क्रांति की यह देन है। तो यहाँ पर देखिए फ्रांसीसी क्रांति राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, फ्रांसीसी क्रांति में वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था। किन बुद्धिजीवी ने? तो वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने सर्वाधिक योगदान दिया था। ठीक है, रूसो की रचना आपको याद है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है। और लेटर्स ऑन इंग्लिश जो है वाल्टेयर की रचना है, लेटर्स ऑन इंग्लिश। ठीक है ना, लेटर्स यहाँ मैं लिखता हूँ, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो ये रचना जो है ये किसकी है? वाल्टेयर की है, वाल्टेयर की है, वाल्टेयर की रचना है। ठीक है ना, वाल्टेयर की रचना है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि 1856 में हुई पेरिस की संधि के मुख्य प्रावधान क्या थे? 1856 में हुई पेरिस की संधि के मुख्य प्रावधान क्या थे? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। बताइए 1856 में हुई पेरिस की जो संधि है इसके मुख्य प्रावधान क्या थे? सभी लोग आंसर कमेंट करिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, काला सागर को तटस्थ घोषित किया गया और रूस ने टर्की की ईसाई प्रजा के संरक्षण का अधिकार त्याग दिया। उपयुक्त यहाँ पर सभी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम पूछा गया है, यहाँ पर देखिए उपयुक्त सभी यहाँ पर भी ऑप्शन में दिया गया है। तो वहाँ पर 3 आपको दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से। बताइए फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति का जो परिणाम था, सामंती व्यवस्था का अंत था, कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया था और लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो उपयुक्त सभी यहाँ पर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम। चलिए अब चौथा अध्याय आ गया, विश्व युद्ध का इतिहास। चलिए प्रश्न है कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस जापान युद्ध कब हुआ था? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? सभी लोग आंसर कमेंट करिए, रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो देखिए रूस जापान युद्ध जो हुआ था फ्रेंड्स, यह हुआ था 1905 में। और 1905 में ही याद रखिएगा, और 1905 में ही जो है एक संधि हुई थी। संधि का नाम है पार्ट्स माउथ की संधि। यहाँ पर लिख देता हूँ, पार्ट्स माउथ की संधि। इसी के तहत यह युद्ध जो है समाप्त भी हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि त्रिकूट सम्मेलन कब हुआ था? त्रिकूट सम्मेलन यानी कि ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस हुआ था 1882 में, बिस्मार्क ने किया था। 1882 में बिस्मार्क ने इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बीच त्रिकूट संधि यानी कि ट्रिपल अलायंस किया था 1882। चलिए उसके बाद देखिएगा कि वर्साई की संधि में कुल कितने देश निर्णायक भूमिका निभा रहे थे? वर्साई की संधि में। चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। वर्साई की संधि में यहाँ पर पूछा जा रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, बात यहाँ पर वर्साई की संधि की आई है। वर्साई की संधि जो हुई थी ये कब हुई थी? तो वर्साई की संधि जो हुई थी यह हुई थी 28 जून 1919 ईस्वी को। ठीक है ना, 1919 ईस्वी को वर्साई की संधि। ठीक है ना फ्रेंड्स, जर्मनी के साथ किया गया था। इससे आरोपित संधि भी कहा जाता है क्योंकि इसी संधि में दूसरे विश्व युद्ध का बीजारोपण किया गया था। ठीक है ना, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो होने वाली वर्साई की संधि है, इसी में द्वितीय विश्व युद्ध का बीजारोपण हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वर्साई की संधि में कुल कितने देश निर्णायक भूमिका निभा रहे थे? तो ये केवल 3 देश जो थे ये आपके निर्णायक भूमिका में निभा रहे थे। ठीक है ना, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जो था। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
उसके बाद देखिए किस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस वर्ष विश्वव्यापी आर्थिक मंदी आई थी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा 1929 में। ठीक है, 1929 में। देखिए पर्ल हार्बर कहाँ पर स्थित है, पर्ल हार्बर कहाँ पर स्थित है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। पर्ल हार्बर कहाँ पर स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है पर्ल हार्बर। ठीक है, पर्ल हार्बर कहाँ पर स्थित है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए पर्ल हार्बर कहाँ पर स्थित है, राइट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स पर्ल हार्बर जो है ये कहाँ पर है, अमेरिका में है। ठीक है ना, अमेरिका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पर्ल हार्बर अमेरिका के हवाई द्वीप में होनोलुलु की ये समीप है, याद रखिएगा। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अब अगला चैप्टर आ गया नाजीवाद। नाजीवाद, फांसीवाद आपने पढ़ा होगा। आप यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। देखिए मुसोलिनी का संबंध किस देश से है, मुसोलिनी का संबंध जो है यह किस देश से है, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा। मुसोलिनी का संबंध जो है यह किस देश से है। देखिए फॉसिज्म जो था ना, इसका उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था, फांसीवाद, और इसका जन्मदाता मुसोलिनी को माना जाता है। ठीक है ना, मुसोलिनी को माना जाता है, याद रखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुसोलिनी कहाँ का था, तो राइट आंसर यहाँ पर इटली करेक्ट आंसर हो जाएगा, इटली का था। ठीक है, मुसोलिनी के दल का नाम फास्टिवाद था, फासिस्टवाद। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था। यहाँ पे जर्मनी में इसका जन्म नहीं हुआ था, दरअसल हिटलर का जन्म जो हुआ था ना ये ऑस्ट्रिया में हुआ था, ऑस्ट्रिया में हुआ था। ठीक है ना, ऑस्ट्रिया में हुआ था, यहाँ मैं बना देता हूँ। अब इस तरह से आप प्रश्न पढ़िए कि हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के किस शहर में हुआ था। तो इसका जन्म जो हुआ था 1889 में हिटलर का जन्म हुआ था। ठीक है ना, ब्रानो में। तो यहाँ पर देखिए ब्रौना शहर है, ये इस तरह से आपको लिखा मिलेगा ब्रानो में। ठीक है ना, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पर एक राइट आंसर इसका हो जाएगा। अच्छा, हिटलर ने आत्महत्या कब किया था, तो 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर लिया था। हिटलर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो जर्मनी में नाजी दल का उत्थान हिटलर के नेतृत्व में हुआ था, नाजीवाद का। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था फांसीवाद का, जो फासिज्म है ये आपका इटली में हुआ था मुसोलिनी के नेतृत्व में। ठीक है, और हिटलर का जन्म 1889 में मैंने बता ही दिया आपको, याद रखिएगा। 1920 में हिटलर ने नेशनल सोशलिस्ट पार्टी या नाजी दल की स्थापना किया था। ठीक है, हिटलर जो था एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था, और हिटलर की जो आत्मकथा है मेरा संघर्ष यानी कि मीन कैंप जो है ये हिटलर की आत्मकथा है। ये सब आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए मीन कैंप पुस्तक किसकी रचना है, तो अभी मैंने बताया था मीन कैंप हिटलर की है, ऑप्शन 2 राइट आंसर होगा। चलिए हिटलर को चांसलर मनोनीत कब किया गया था, हिटलर को चांसलर मनोनीत कब किया गया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। हिटलर को चांसलर कब मनोनीत किया गया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। सब लोग आंसर कमेंट करिए कि इसका राइट आंसर क्या होगा, सब लोग आंसर कमेंट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह 1933 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए जर्मनी की मुद्रा का नाम क्या था, जर्मनी की मुद्रा का नाम उस समय जो था ना, जर्मनी की मुद्रा का नाम ये ड्यूस मार्क था, ठीक है ना। लेकिन अब जो है यूरो है जर्मनी की मुद्रा, अभी यूरो है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप कमेंट मत करिएगा आप लोग। देखिए अगला चैप्टर आ गया कि वन समाज और उपनिवेशवाद। देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है ये कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है फ्रेंड्स ये कौन सी है, बताइए फटाफट आंसर कमेंट करिए आप लोग। सबसे बड़ी जनजाति जो है ये भील है, ठीक है ना, कौन सी है, भील है। चलिए भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया, भारतीय वन अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया, भारतीय वन अधिनियम को पारित किया गया 1865 में, कब, 1865 में। अच्छा वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, वन संरक्षण अधिनियम, ये वन अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम को 1980 में पारित किया गया था, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को 1972 में। ये भी आप साथ साथ दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। देखिए तमार विद्रोह कब हुआ था, तमार विद्रोह जो है ये कब हुआ था,
देखिए तमार विद्रोह जो है ये 1789 में छोटा नागपुर में हुआ था। छोटा नागपुर के उराव जनजाति के द्वारा जो है यह हुआ था, और इसके मुख्य नेता का नाम याद रखेंगे, ठाकुर भोलानाथ सिंह थे। ठीक है, 1789 इंपॉर्टेंट है। देखिए कंद विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? कंद विद्रोह जो है, कंद विद्रोह यह किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। कंद विद्रोह जो है यह संबंधित है उड़ीसा से, ठीक है ना, उड़ीसा से। चलिए, बिरसा मुंडा का जन्म झारखंड के किस गांव में हुआ था? आप लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम 2024 एनसीईआरटी एससीईआरटी का बुक जो है हिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर वाइज हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, देखिए बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था? तो याद रखेंगे 15 नवंबर 1875 को। ठीक है, इनका जन्म उलीहातू गांव में हुआ था। तो यहाँ पर उलीहातू यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सन आपको याद रखना है फ्रेंड्स 1875। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा 7वां अध्याय आ गया शांति के प्रयास। देखिए संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? थोड़ा सा ये धुंधला है, बस एक पेज है, फिर भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र के कितने अंग हैं? तो संयुक्त राष्ट्र के आपको पता है कि इसकी स्थापना जान लीजिए 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, इसके कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। कौन कौन से? तो महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यासी परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसका हेडक्वार्टर द नीदरलैंड के हेग में है, और सचिवालय। तो ये 6 अंग हैं इसके, याद रखिएगा। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, प्रश्न बनता है कि ध्यान रखिएगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन का गठन जो है वर्साई की संधि के द्वारा हुआ था? तो वर्साई की संधि के द्वारा जो है यही लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका गठन हुआ था 1919 में, और इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए, कुवैत को इराकी सेना से कब मुक्त कराया गया था? कुवैत को इराकी सेना से कब मुक्त कराया गया था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए कुवैत को इराकी सेना से जो है कब मुक्त कराया गया था? तो 1991 में कराया गया था। ठीक है, 1991 में कराया गया था। उसके बाद देखिएगा कि सुरक्षा परिषद में कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करते हैं तो देखिए 5 अस्थायी होते हैं, और 10 जो होते हैं ये अस्थायी होते हैं, अस्थायी। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। टोटल 15 सदस्य देश होते हैं, और इस 5 अस्थायी देशों में कौन कौन से हैं? तो देखिए अमेरिका है, एक यूके है, फ्रांस है, रसिया है, और चाइना है। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो अभी मैंने बताया था संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। चलिए अब आ गया 8वां अध्याय कृषि और खेतीहर समाज। देखिए कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? कृषि की शुरुआत किस काल में हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए कृषि की शुरुआत जो हुई थी फ्रेंड्स, यह हुई थी नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। देखिए निम्न में से रेशेदार फसलें कौन सी हैं? रेशेदार फसल, तो देखिए रेशेदार फसल इसमें से जूट है। अच्छा, जूट की बात करते हैं तो पूर्णिया में, बिहार में पूर्णिया जिला में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, और जूट को गोल्डन फाइबर, हिंदी में स्वर्णिम रेशा कहा जाता है। चलिए, कपास उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता की देन है? कपास उत्पादन का श्रेय किस सभ्यता की देन है? बताएंगे, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो कपास उत्पादन का श्रेय जो है फ्रेंड्स, यह सिंधु घाटी सभ्यता की देन है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए रबी फसल की कब बुआई की जाती है? अच्छा, रबी फसल के बारे में आपको पता है ना, रबी फसल के अंतर्गत जो है आपके गेहूँ, मटर, चना, सरसों ये सब आते हैं। और रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो फ्रेंड्स अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, और कुछ दिन पहले गेहूँ कटा है, आपको पता भी है इसकी कटाई कब की जाती है। चलिए, धान किस जलवायु की फसल है? धान जो है किस जलवायु की फसल है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये उष्णाद्र जलवायु की फसल है। क्लास 9th एनसीईआरटी एससीईआरटी हिस्ट्री चैप्टर वाइज हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं हम लोग क्लास 10th में। देखिए क्लास 10th आ गया अब इतिहास की दुनिया, अध्याय 1, और चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद। चलिए जूम करता हूँ। देखिए प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। यूरोप का मरीज टर्की को कहा जाता है, और एशिया का मरीज किसको कहा जाता है? चाइना को कहा जाता है। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिए यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। यंग यूरोप या फिर पूछेगा यंग इटली, दोनों तरीके से आप याद रखिएगा, यंग यूरोप और यंग इटली। अच्छा यहाँ पर यंग यूरोप पूछा गया है, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था बताइए। यंग यूरोप का संस्थापक जो था ये कौन था फ्रेंड्स, तो यंग यूरोप का संस्थापक जो था ये कौन था बताइए। तो फ्रेंड्स मेज़नी था, मेज़नी राइट आंसर इसका हो जाएगा। जोसेफ मेज़नी जो था इसको इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है, जोसेफ मेज़नी को, ठीक है ना, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे कि मेज़नी का संबंध किस संगठन से था। मेज़नी का संबंध किस संगठन से था बताइए। मेज़नी का संबंध जो था ये किस संगठन से था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर इसका बताइए। तो ये कार्बोनरी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोनरी सोसाइटी था एक, ठीक है ना। कार्बोनरी सोसाइटी की अगर पूछा जाएगा कि संस्थापक कौन था तो इसका संस्थापक गिवर्टी था, कार्बोनरी जो सोसाइटी था, ठीक है। चलिए और यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेंड्स, आगे मैं आपको बता देता हूँ, एक लाल कुर्ती नाम से सेना का गठन किया था गैरीबाल्डी ने, गैरीबाल्डी ने जो है लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किया था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि विलियम प्रथम कहाँ का शासक था। विलियम प्रथम कहाँ का शासक था, तो देखिए विलियम प्रथम जो था ये प्रसा का शासक था। कहाँ का, प्रसा का शासक था। चलिए उसके बाद देखिए यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किस देश को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किस देश को कहा जाता है, तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है यूनान को, ग्रीस या यूनान दोनों पढ़ी एक ही साथ, ठीक है ना। यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है और रोमन साम्राज्य का जन्म यहीं पर हुआ था। देखिए हंगरी की भाषा क्या है, वैसे हंगरी की भाषा की बात करते हैं तो हंगेरियन जो है यह हंगरी की भाषा है, लेकिन मैग्यार भी है, इसे भी आप ध्यान रख सकते हैं। यंग इटली की स्थापना किसने किया था, यंग इटली का संस्थापक कौन था, तो मैंने बताया था यंग इटली की स्थापना किसने किया था, जोसेफ मेज़नी ने। सन आप जरूर याद रखिएगा 1831 में, 1831 में जो है जोसेफ मेज़नी ने यंग इटली की स्थापना किया था। और जोसेफ मेज़नी का एक स्टेटमेंट है, कथन है, याद रखिएगा, कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नव युवकों के हाथ में दे दो। यह कथन जो है जोसेफ मेज़नी का है, ठीक है। चलिए इटली का एकीकरण जो है कब हुआ था, यह भी प्रश्न बन सकता है। तो 1871 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। किसने किया था, तो काउंट काबूर ने किया था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसने कहा था, तो यह स्टेटमेंट जो है यह किसका है, तो फ्रेंड्स यह मेटरनिख का है। किसका है, तो याद रखिएगा ये मेटरनिख का कथन है। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉलवेरान की स्थापना किस राज्य ने की। जॉलवेरान की स्थापना किस राज्य ने की बताइए। तो फ्रेंड्स ये किया था किसने, प्रसा ने किया था, ठीक है ना, प्रसा ने किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ था। तो अभी मैंने बताया था जर्मनी का एकीकरण जो है कब पूरा हुआ था बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जर्मनी का एकीकरण बताइए, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 1871 में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था। लाल कुर्ती का गठन तो अभी मैंने आपको बताया था कि गैरीबाल्डी ने किया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था बताइए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। राइट आंसर कमेंट करिए सभी लोग। तो गैरीबाल्डी जो था ये पेशे से क्या था फ्रेंड्स, ये नाविक था, ठीक है ना। क्या था ये, नाविक था, नाविक था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। नाविक था हो गया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो है यह किसने किया था। देखिए राइन नदी के जो आसपास का क्षेत्र था उसको एकत्र करके संगठित करके जर्मन राइन का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और इससे क्या हुआ था कि जो वहाँ के लोग थे उनके अंदर राष्ट्रीय एकता का प्रसार हुआ था,
ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। ये जो चार्टिस्ट आंदोलन है ये कहाँ पर हुआ था बताइए। देखिए चार्टिस्ट आंदोलन के बारे में आगे भी आपको मिलेगा, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड में मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए ये चलाया गया पहला जो है मजदूर आंदोलन कह सकते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा। देखिए यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा था। यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा। राइट आंसर इसका हो जाएगा यूनानियों का। ठीक है ना। यूनान यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे। नेपोलियन कोड की अब बात आई हुई है। ठीक है ना। नेपोलियन कोड की अब यहाँ पर बात आ गई है। तो बताइए, देखिए नेपोलियन कोड की हम बात करते हैं तो देखिए नेपोलियन ने कानूनों का एक संग्रह तैयार करवाया था जिसको कि नेपोलियन कोड कहा गया था। जिसको क्या कहा गया, जिसको कहा गया था नेपोलियन कोड। और 1804 में जो है नेपोलियन कोड को लागू किया था इसने। और इसमें पूछा गया है कि कुल कितने कोड थे। तो फ्रेंड्स इसमें कुल कोड कितने थे, तो इसमें टोटल कोड जो थे फ्रेंड्स ये 5 कोड थे। ठीक है, याद रखिएगा। और नेपोलियन ने ही बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना किया था। ठीक है ना। नेपोलियन ने ही बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था 1800 ईस्वी में। इसे भी आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आ गया, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था। तो अभी मैंने आपको बताया था 1804 में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। फ्रांस में किस वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई। राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। तो ये जो बुर्बो वंश था इसकी स्थापना की गई। देखिए कार्बिनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कार्बिनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। कार्बिनरी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1810 में। 1810 में हुई थी। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी। यूनान में स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये पराजय हुई थी तुर्की की, टर्की की पराजय हुई थी। देखिए फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेशों से, ठीक है ना। फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया बताइए। इसका आंसर क्या होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 1848 में। ठीक है ना, 1848 में फ्रांसीसी उपनिवेशों से। चलिए उसके बाद देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट किस वर्ष घोषित किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट जो है किस वर्ष घोषित किया था। नेपोलियन बोनापार्ट बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। नेपोलियन बोनापार्ट ने बताइए फ्रांस का सम्राट। तो फ्रेंड्स ये बना था 1804 में फ्रांस का सम्राट। ठीक है ना, 1804 में बना था, याद रखिएगा। और आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को ही माना जाता है। ठीक है ना। नेपोलियन ने ही सर्वप्रथम इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। नेपोलियन का जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप पर। कहाँ पर हुआ था नेपोलियन का जन्म। नेपोलियन का जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप पर। ठीक है ना। और नेपोलियन की मृत्यु हुई थी सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन की मृत्यु हुई थी सेंट हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना। ठीक है। और मृत्यु हुई थी कोर्सिका द्वीप पर। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा। वाटरलू का युद्ध जो हुआ था 1815 में, वाटरलू का युद्ध, इसी में नेपोलियन पराजित हो गया था। इसको बंदी बना करके सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया था, जहाँ पर 1821 में नेपोलियन की मृत्यु हो जाती है। और इसका जन्म हुआ था कोर्सिका द्वीप पर। जन्म हुआ था इसका कोर्सिका द्वीप पर 1769 में, 1769 में। तो ये सब पॉइंट आप याद रख सकते हैं, मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में किसके शासनकाल में हुई थी। तो फ्रेंड्स यह लुई 16वां था। कई दफ़ा मैंने आपको बता दिया। चलिए और उस समय सामंती व्यवस्था थी। निम्न में से किस तिथि को फ्रांस में जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये घटना मैंने बताया था ना आपको, 14 जुलाई 1789 की घटना है। क्रांतिकारियों ने बास्तिल के जो कारागृह था उसको तोड़ करके बंदियों को मुक्त कर दिया, और तब से 14 जुलाई को फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति से संबंधित है। तो ये फ्रांस की राज्य क्रांति की देन है। चलिए फ्रांसीसी समाज के संदर्भ में टैले और तीथे जो था ये क्या था। टैले और तीथे क्या था। तो एक प्रकार का यह भूमि कर था टैले, और तीथे एक प्रकार का धार्मिक कर था। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है।
यहाँ पर देखिए सही नहीं पूछा गया। एक तरफ क्या दिया गया है आपको, यहाँ पर जो है रचना दिया गया और दूसरी तरफ लेखक है। ये रचना है, सूचना हटाइए, रचना है ये, ठीक है ना। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है ना, तो यहाँ पर रॉबर्ट ओवेन दिया गया जो कि गलत है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है। लेटर्स ऑन इंग्लिश मैंने बताया था वाल्टेयर की है। द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है ये मॉन्टेस्क्यू की है। द स्पिरिट ऑफ लॉज यानी कि कानून की आत्मा इसको हिंदी में बोलेंगे, ये मॉन्टेस्क्यू की है। और दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कार्ल मार्क्स की है। तो पूछा गया कौन सा इसमें से जो है सही नहीं है, तो यहाँ पर देखिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट रॉबर्ट ओवेन की नहीं है, ये रूसो की रचना है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया था, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा। जर्मनी ने इटली और जापान के साथ त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर कब किया था, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये किया था आपका सितंबर 1940 में, ठीक है ना, 27 सितंबर 1940 को किया था। उसके बाद देखिए इंडोनेशिया किसका उपनिवेश था। इंडोनेशिया जो है यह डचों का उपनिवेश था। किसका, डचों का उपनिवेश था। अब देखिए किस देश की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद है, सबसे प्राचीन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स ये ब्रिटेन की संसद है और संसदीय व्यवस्था जो ये ब्रिटेन की ही देन है। देखिए फ्रैंकफर्ट की संधि निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है ये किसके मध्य हुई थी, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यह किसके मध्य हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बताइए फ्रैंकफर्ट की संधि जो है यह किसके मध्य हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 10 मई 1871 को। फ्रांस और प्रसा, कहीं कहीं फ्रांस और जर्मनी भी आपको मिलेगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वियना समझौता कब हुआ था। वियना समझौता पूछा जा रहा है कि कब हुआ था, बताइए वियना समझौता कब हुआ था। तो वियना समझौता जो है ये कब हुआ था फ्रेंड्स, बताइए 1815 में हुआ था, ठीक है। चलिए धुरी शक्तियों के अंतर्गत निम्न में से कौन से राष्ट्र सम्मिलित थे धुरी शक्ति में। तो धुरी शक्ति में जर्मनी, जापान, इटली, तो यहाँ पर उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1856 में हुई पेरिस की संधि के प्रमुख प्रावधान थे। ये प्रश्न दोबारा मिल गया। सर्बिया की स्वतंत्रता को स्वीकार किया गया, काला सागर को तटस्थ घोषित किया गया था और रूस ने टर्की की जो ईसाई प्रजा के संरक्षण था उसका अधिकार त्याग दिया था। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न आपको दोबारा मिल गया है। चलिए अब दूसरा चैप्टर आ गया समाजवाद और साम्यवाद। अब बात करते हैं समाजवाद और साम्यवाद की। पहला प्रश्न है कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस जो है यह किसने तैयार किया था, बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अप्रैल थीसिस रूस की क्रांति से संबंधित घटना है। देखिए 16 अप्रैल 1917 को, 16 अप्रैल 1917 को जो है लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित किया था जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है, लेनिन ने किया था, ठीक है, याद रखिएगा। और 1921 में जो है 1921 में लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू किया था। ये प्रश्न ऑलरेडी जो है बीपीएससी ने पूछ लिया था कि 1921 लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया था, तो 1921 में, ठीक है। चलिए और आधुनिक रूस का निर्माता अगर पूछा जाए किसको कहा जाता है, तो आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, रूस में जार का क्या अर्थ होता था। रूस में जो शासक होते थे ना उनको जार कहा जाता था, ठीक है, याद रखिएगा। रूस में जो राजा होते थे, शासक होते थे, उनको जार कहा जाता था। तो यहाँ पर देखिए रूस का सम्राट था और रूस का जो अंतिम जार था, अंतिम जार शासक जो था ये कौन था, तो ये जार निकोलस द्वितीय था। जार निकोलस द्वितीय, निकोलस, ठीक है ना, जार निकोलस द्वितीय था, याद रखिएगा। लेनिन की मृत्यु पूछा गया है कि कब हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, बताइए। बोल्शेविक दल के नेता थे लेनिन, ठीक है, लेनिन जो थे ये बोल्शेविक दल के नेता थे, ये भी प्रश्न बनता है। तो याद रखिएगा लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी, 1924 में हुई थी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रश्न आ गया, देखिए प्रश्न यही है ना कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा स्थापना कब किया था। तो मैंने बताया था ना कि 1921 में किया था। ये प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है टीचर एग्जाम में। देखिए रास्पुटिन कौन था, रास्पुटिन कौन था, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। रास्पुटिन कौन था, बताइए, रास्पुटिन कौन था, बताइए रास्पुटिन कौन था। तो रास्पुटिन जो था फ्रेंड्स कौन था, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बताइए।
रास्पुटिन जो था एक पादरी था, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन, यहाँ पर 2 राइट आंसर इसका हो जाएगा, भ्रष्ट पादरी। चलिए, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन पूछा गया है कि कब हुआ था, बताइए। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था फ्रेंड्स, ये कब हुआ था? 1991 में हुआ था, ठीक है। चलिए, रूस की संसद को क्या कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहा जाता है, बताइए। रूस की संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स जो था ये जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक लिखी है। और वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो कार्ल मार्क्स था, ठीक है। इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है यह लियो टॉल्स्टॉय की रचना है। लियो टॉल्स्टॉय की रचना है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो ये आपका लेनिन थे, ठीक है। चलिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 1861 में, ठीक है ना, 1861 में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि चेका क्या था। यहाँ पर देखिए इस तरह से चेका है, ऊपर से थोड़ा सा ये कट गया है। चेका क्या था? तो देखिए चेका जो था फ्रेंड्स, ये क्या था? तो एक तरह का ये चेका क्या था? तो पुलिस दस्ता था, ठीक है, चेका, ठीक है, याद रखिएगा। चेका क्या था? चेका एक तरह का पुलिस दस्ता था। और चेका का जो है संगठन जो था, चेका संगठन, चेका का संगठन किया था लेनिन ने। किसने किया था? लेनिन ने। चेका का संगठन किसने किया था? लेनिन ने किया था, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए दास कैपिटल की रचना किसने की है? दास कैपिटल की रचना तो ये कार्ल मार्क्स है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था? स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक कौन था, बताइए। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रॉबर्ट ओवेन है, ठीक है ना। ओवेन यहाँ पर देखिए दिया गया है, याद रखिएगा। स्वप्नदर्शी समाज का संस्थापक। और समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवेन ने ही किया था, यह भी आप याद रखिएगा। रॉबर्ट ओवेन वेल्स का रहने वाला था, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति, यहाँ क्रांति बना लीजिए, 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1917 की जो बोल्शेविक क्रांति थी, इसका नेतृत्व जो है यह लेनिन ने किया था, ठीक है। चलिए, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी, तो देखिए रूसी साम्यवाद का जनक, रूसी साम्यवाद का जनक जो है ये प्लेखानोव को माना जाता है। और रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव था, और इसी को जो है रूसी साम्यवाद का जनक भी कहा जाता है, प्लेखानोव को, ठीक है। चलिए, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन जो है किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्राटस्की ने किया था, ठीक है ना। और चेका का संगठन लेनिन ने किया था, चेका का, जो मैंने आपको बताया अभी। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, बताइए। निहिलिस्ट आंदोलन जो है ये शुरू कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स, निहिलिस्ट आंदोलन शुरू हुआ था रूस में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? किसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबल दास कैपिटल को कहा जाता है, ठीक है, दास कैपिटल को। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ कब स्थापित हुआ था? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है ये कब स्थापित हुआ था, बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ जो है स्थापित हुआ था कब? तो फ्रेंड्स, ये 1864 में स्थापित हुआ था, 1864 में, ठीक है, 1864 में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक क्रांति का नेता निम्नलिखित में से कौन था? 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति का नेता लेनिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? देखिए आ गया ना, मैंने बताया था वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो कार्ल मार्क्स था, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि रूस में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो 1921 में लेनिन ने लागू किया था। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? मैंने बताया था आधुनिक रूस का निर्माता आपको। तो फ्रेंड्स, ये स्टालिन है। चलिए, उसके बाद देखिए रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन कब हुआ था?
बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो इसकी स्थापना जो है ना, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन जो है ये आपका हुआ था कब, तो 1898 में हुआ था, ठीक है ना। और मिन्स्क ने किया था, किसने किया था, मिन्स्क ने किया था, मिन्स्क ने, ठीक है ना, मिन्स्क ने किया था, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 होगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है, किसका संबंध रूसी क्रांति के परिणामों से है। जारशाही की समाप्ति हुई थी, उपनिवेशवाद से मुक्ति और अनेक राजवंश का अंत, उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मित्र राष्ट्रों में सम्मिलित था, तो मित्र राष्ट्रों में फ्रांस, रसिया और अमेरिका, उपरोक्त सभी थे सम्मिलित, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पेरिस शांति सम्मेलन के दौरान निम्न में से पराजित राष्ट्रों के साथ कौन सी संधि की गई थी। पेरिस शांति सम्मेलन, बताइएगा। बात यहाँ पर आई है पेरिस शांति सम्मेलन की, तो पेरिस शांति सम्मेलन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए, पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था कब, 1919 में हुआ था ना, ठीक है ना। और देखिए फ्रेंड्स, इसमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें अगर हम बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे, फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो भी थे, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि फ्रांस का प्रतिनिधित्व किसने किया था इसमें पेरिस शांति सम्मेलन में, जॉर्ज क्लेमेंसो, ब्रिटेन का लॉयड जॉर्ज और अमेरिका के वुड्रो विल्सन, ठीक है ना। तो पेरिस संधि, सेवर्स की संधि हुई, सेंट जर्मन की संधि और वर्साई की संधि, उपरोक्त सभी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप लोग प्रश्न संख्या लिख करके कमेंट करिएगा और चैप्टर का नाम जरूर लिखिएगा, वैसे सुविधा होगा मुझे। देखिए, किस संधि के द्वारा ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित कर दिया गया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ऑटोमन साम्राज्य को विखंडित किया गया था किस संधि के द्वारा, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, यह संधि है सेवर्स की संधि। सेवर्स की संधि जो हुई थी फ्रेंड्स, यह या सेब्र की संधि, इस तरह से यह संधि हुई थी 10 अगस्त 1920 को, 10 अगस्त 1920 को यह संधि हुई थी, 10 अगस्त 1920 को, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यह तुर्की के साथ हुई थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के साथ यह एक भीषण अपमानजनक संधि थी और इसको मुस्ताफ़ा कमाल पाशा ने मानने से इनकार कर दिया था। चलिए, उसके बाद देखिए, चेका का गठन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो मैंने आपको बताया था कि चेका का गठन किसने किया था, चेका का गठन किया था लेनिन ने, ठीक है ना, लेनिन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक राष्ट्र और एक नेता का नारा किसने दिया था, एक राष्ट्र और एक नेता का नारा दिया था किसने, बताइए। तो फ्रेंड्स, यह नारा दिया था हिटलर ने, ठीक है ना, हिटलर ने दिया था एक राष्ट्र और एक नेता का नारा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मीन कैंप किसकी आत्मकथा है, तो मीन कैंप मैंने बताया था कि हिटलर की आत्मकथा है। देखिए, विशेषाधिकार अधिनियम यानी कि इनेबलिंग एक्ट के द्वारा जर्मनी में तानाशाही स्थापित कर दी गई, यह अधिनियम कब पारित किया गया, इनेबलिंग एक्ट को पारित कब किया गया था, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। इनेबलिंग एक्ट को पारित किया गया था 3 मार्च 1933 को, ठीक है ना, 3 मार्च 1933 को जो है इनेबलिंग एक्ट को पारित किया गया था, क्लियर ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अतिजीविता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया, अतिजीविता का सिद्धांत जो है यह किसके द्वारा दिया गया था, तो देखिए, अतिजीविता का सिद्धांत बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अतिजीविता का सिद्धांत जो दिया गया था यह दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया था, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दिया गया था। और यह सिद्धांत आगे चल कर के चार्ल्स डार्विन ने स्पष्ट किया और इसके अनुसार जो है किसी जीव के जीवित रहने की क्षमता पर्यावरण की स्थिति पर निर्भर करती है, ये याद रखिएगा। देखिए, वाइमर संविधान का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, वाइमर संविधान का संबंध जो है यह जर्मनी से है, किस देश से है फ्रेंड्स, तो ये जर्मनी से है, ठीक है। चलिए, छठा प्रश्न है कि जर्मनी में नाजी दल का उत्थान किसके नेतृत्व में हुआ था, जर्मनी में नाजी दल का उत्थान जो हुआ था यह हिटलर के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा, हिटलर के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, हिटलर के नेतृत्व में। चलिए, हिटलर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, हिटलर की नस्ली सोच निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर आधारित थी, हिटलर की जो नस्ली सोच थी ये हर्बर्ट स्पेंसर की उत्तरजीविता का जो सिद्धांत था उस पर और चार्ल्स डार्विन दोनों के सिद्धांत पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिटलर लीग ऑफ नेशन से कब अलग हुआ था, बताइए, हिटलर लीग ऑफ नेशन से कब अलग हुआ था, तो देखिए, हिटलर जो है लीग ऑफ नेशन से अलग हुआ था कब, 1933 में, ठीक है ना, 1933 में हिटलर लीग ऑफ नेशन से अलग हुआ था, 1933 में,
याद रखिएगा। चलिए ऑप्शन में नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किसका गठन हिटलर के द्वारा किया गया था? हिटलर का गठन जो है इसमें से देखिए गेस्ताओ एक गुप्तचर राज्य पुलिस था, एसएस अपराध नियंत्रण पुलिस और सुरक्षा सेवा सभी का गठन किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक जो है ये किसको माना जाता है? राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए। तो देखिए इटली का जो एकीकरण है इसका जनक मेजनी को माना जाता है। ठीक है ना, किसको माना जाता है? इटली के एकीकरण का जनक मेजनी को माना जाता है। और इटली का एकीकरण 1871 में काउंट काबूर ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा बिस्मार्क की विदेश नीति के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो अपनी विजयों को सुरक्षित करना, यूरोपीय महाद्वीप में शांति व्यवस्था करना और फ्रांस के विरुद्ध और जर्मनी के पक्ष में गुटबंदी करना पंचशील नहीं था। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1819 में कार्लसवाद अध्यादेश पारित करने हेतु जर्मनी के विद्यालयों, शिक्षकों, छात्रों, समाचार पत्रों एवं पत्रकारों पर कठोर नियंत्रण लगा दिया? तो फ्रेंड्स ये लगा दिया था मेटरनिख ने। किसने? मेटरनिख ने लगा दिया था। बिस्मार्क प्रजा का चांसलर कब बना था? बिस्मार्क प्रसा का चांसलर जो है ये कब बना था? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? बिस्मार्क जो था ये प्रसा का चांसलर कब बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स ये बना था बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना था? तो 23 सितंबर 1862 को। 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क जो है यह प्रसा का चांसलर बना था। ठीक है, बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना था? तो याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए बिस्मार्क प्रसा का चांसलर कब बना था ये प्रश्न पूछा गया था। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा अध्याय आ गया हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है ना, आपको भी याद होगा। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये कंबोडिया में है। ठीक है ना, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये कंबोडिया में है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 2 राइट आंसर हो जाएगा। भगवान विष्णु को समर्पित है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जेनेवा समझौता कब हुआ था बताइए। देखिए जेनेवा समझौता, ये बात यहाँ पर चैप्टर को पहले देख लीजिएगा। हिंद चीन में राष्ट्रवादी, अब एक जेनेवा समझौता दूसरा है और यहाँ पर दूसरी जेनेवा समझौता की बात की जा रही है। तो ये जेनेवा समझौता हुआ था फ्रांस और वियतनाम के बीच में, और अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण यह 1954 में हुआ था। ठीक है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए हिंद चीन किसका अधीन आते हैं? तो हिंद चीन जो आते थे ये किसका अधीन आते थे? तो फ्रेंड्स ये फ्रांस का अधीन। और हिंद चीन में कौन कौन से देश सम्मिलित थे ये भी प्रश्न बनता है। तो हिंद चीन में थे लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। हिंद चीन में कौन सा देश सम्मिलित नहीं था? तो चाइना इसमें सम्मिलित नहीं था। ठीक है ना, कौन कौन से देश आते हैं? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कंबोडिया का पुराना नाम क्या था? कंबोडिया का पुराना नाम कंपूचिया था। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? हिंद चीन में बसने वाले जो फ्रांसीसी थे वो क्या कहे जाते थे? तो फ्रेंड्स उनको फोलोन कहा जाता था। देखिए इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रेंड्स ये फ्रांस के उपनिवेश थे। ठीक है, चलिए हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का, तो इसका शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। क्या होता है? पथ प्रदर्शक होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि लाल खामेर सेना का गठन किसने किया था? लाल खामेर सेना का गठन किसने किया था? तो फ्रेंड्स इसका गठन किया था सिहानुक ने। ठीक है ना, किसने किया था? नरोत्तम सिहानुक ने किया था। नरोत्तम सिहानुक। चलिए नरोत्तम सिहानुक कहाँ के राजा थे? नरोत्तम सिहानुक, तो नरोत्तम सिहानुक जो थे ये राजा थे कंबोडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है ना, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने? फान बोई चाउ ने। याद रखिएगा। देखिए माई ली गांव की घटना कहाँ की है, कहाँ हुई थी? माइली गांव की घटना जो है कहाँ हुई थी? माइली गांव की घटना हुई थी दक्षिणी वियतनाम में। कहाँ पर? दक्षिणी वियतनाम में। अच्छा, वियतनाम का एकीकरण जो है कब हुआ था? तो 1975। ठीक है ना, बहुत लोग 1976 भी कहेंगे, लेकिन 1975 ध्यान रखिएगा, बहुत जगह बुक में 1975 भी दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बाओदाई कहाँ के शासक थे? तो बाओदाई शासक थे दक्षिणी वियतनाम के। उसके बाद देखिए होआ हुआ आंदोलन के नेता कौन था?
हुआ हुआ आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी, ये भी याद रखिएगा। तो देखिए हुआ हुआ जो आंदोलन था इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, हुआ हुआ आंदोलन जो था इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1939 में, ठीक है ना, 1939 में। और हुआ हुआ आंदोलन का नेता कौन था, तो इसका नेता था आपका हुइन फूसो, ठीक है ना, हुइन फूसो। चलिए लियांग कचाओ कौन था, लियान केचाओ, बताइए लियान केचाओ कौन था। तो फ्रेंड्स ये आपका चीनी सुधारक था। उसके बाद देखिए वियतनाम, देखिए वियतनाम की जनता का सबसे महान नेता कौन थे, वियतनाम की जनता के सबसे महान नेता हो ची मिन्ह थे। इसका अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ, ठीक है ना, वियतनाम के थे। जेनेवा समझौता किस दो देशों को भागों में बांटा गया था, किस दो देश को दो भागों में बांटा गया था जेनेवा समझौता में, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा, तो अभी मैंने बताया था 1954 में जेनेवा समझौता के बारे में, और इसमें बांटा गया था आपका वियतनाम को, ठीक है। चलिए वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी, वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना, तो फ्रेंड्स ये हुई थी 1945 में, ठीक है ना, 1945 में हुई थी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि अनामी दल, अनामी दल की स्थापना किसने किया था, अनामी दल की स्थापना किया था ओंगविन आई ने, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि इंडो चाइना निम्नलिखित में से किस देशों से मिलकर बने हैं, इंडो चाइना यानी कि हिंद चीन अंग्रेजी में इसको बोलेंगे। तो मैंने बताया था लाओस वियतनाम और कंबोडिया, लाओस वियतनाम और कंबोडिया, ऑप्शन नंबर ए यानी कि एक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। चलिए देखिए हुआ हुआ आंदोलन जो था इसकी शुरुआत कब हुई थी, हुआ हुआ आंदोलन का सबसे महान नेता मैंने बताया था कौन था आपको, हुआ हुआ आंदोलन का नेता कौन था, तो हुआ हुआ आंदोलन का नेता हुइन फूसो था, और यह हुआ हुआ आंदोलन 1939 में हुआ था, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान होई नामक पार्टी का गठन किसने किया था, रिवॉल्यूशनरी सोसाइटी का गठन किसने किया था, तो फ्रेंड्स इसका गठन किया था फान बोईचाओ ने, ठीक है ना। चलिए 1868 में स्कॉलर्स रिवोल्ट, विद्वानों का विद्रोह किसके विरुद्ध चलाया गया था, 1868 में हुआ था यह स्कॉलर्स रिवोल्ट यानी कि विद्वानों का विद्रोह किसके विरुद्ध चलाया गया था, तो फ्रेंड्स ये चलाया गया था किसके विद्रोह में, तो ईसाई धर्म के प्रचार के खिलाफ। एक मिनट रुक जाइए, ईसाई धर्म के प्रचार के खिलाफ भी था और फ्रांसीसी कब्जे के, दोनों के खिलाफ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक, फिर से आ गया ये प्रश्न, तो फान बोईचाओ था, ठीक है। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया था, कब किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह के द्वारा किया गया था, लेकिन कब किया गया था, तो याद रखिएगा ये 1930 में किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए चीन की क्रांति कब हुई थी, अर्थात पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना 1949 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। चलिए चौथा अध्याय आ गया भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद आ गया। अब पढ़िएगा पहला प्रश्न कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था, तो बखूबी आपको गदर पार्टी के बारे में याद होगा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया था, याद है ना, अमेरिका में हुआ था, पूछा जाएगा। देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, मैं बार बार बोलता हूँ कि जालियांवाला जो बाग हत्याकांड है डेट सहित आप याद रखिएगा। जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और इस बार बीपीएससी में पूछा गया था किस दिन घटना हुई थी, तो बैसाखी के दिन की ये घटना है, ठीक है। अमृतसर में है जालियांवाला बाग। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था, ठीक है ना। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो देखिए सितंबर 1920 में कांग्रेस ने लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कलकत्ता में एक विशेष सत्र आयोजित किया था, और असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित करने के लिए एक सूत्र जो है पूरा किया गया था सितंबर 1920 में कलकत्ता में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस शासक के समर्थन में हुआ था, तो तुर्की के शासक जो थे उसके समर्थन में हुआ था 1920 में, तो यहाँ पर देखिए 1920 राइट आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सविनय आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो सविनय आंदोलन जो है ये शुरू हुआ था दांडी मार्च से। दांडी मार्च स्टार्ट किया था इन्होंने साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने। और दांडी मार्च की घटना कब की है फ्रेंड्स, तो यह 12 मार्च 1930 की घटना है। 78 अनुयायियों के साथ
साबरमती आश्रम से डांडी की तरफ कूच किए और डांडी पहुंच करके 6 अप्रैल 1930 को सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून को तोड़ा और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गई थी। देखिए, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था आपका 1929 का लाहौर अधिवेशन में। ठीक है, चलो उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस की स्थापना जो है यह कब और किसने किया था? आरएसएस की स्थापना किया था डॉक्टर हेडगेवार ने 1925 में, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था किस आंदोलन के दौरान? तो याद रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह के दौरान दिया गया था। ठीक है ना, वहाँ की महिलाओं के द्वारा। रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो देखिए, रंपा विद्रोह 1879 से हुआ था, 1922 तक यह विद्रोह चला था। और 1922 में कहीं कहीं जो है, चूंकि रफ्तार पकड़ा था बाद में, 1922 में भी कहीं कहीं जिक्र किया गया है, आपको ऑप्शन में 1922 भी मिलेगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा, रंपा विद्रोह। और अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में हुआ था, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। किस वायसराय के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित हुआ था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पारित किया गया था 1878 में लॉर्ड लेटन के समय में। ठीक है ना, और 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो है इसको निरस्त किया था, रिपन ने। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है। 1885 में इसकी स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था ये बम्बई में हुआ था। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। चलिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो है भारत सरकार अधिनियम कब बना था? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड भारत सरकार अधिनियम। तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड बना था 1919 में। ठीक है ना, और 1909 में है मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ पर देखिए, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1919। ठीक है ना, 1919 यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि गांधी जी को ब्रिटिश द्वारा कब गिरफ्तार करके उन्हें 6 वर्ष तक की कारावास की सज़ा सुनाई गई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था 1922 में। ठीक है ना, और हालांकि 2 साल तक 6 वर्ष के लिए उनको गिरफ्तार किया गया था। हालांकि 2 वर्ष के बाद ही 1924 में लगातार इनकी सेहत खराब हो रही थी और इसी की वजह से उनको रिहा भी कर दिया गया था। देखिए, साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा कब दिया गया था? क्योंकि साइमन कमीशन आया था 3 फरवरी 1928 को और उसी दिन नारा दिया गया था साइमन गो बैक का नारा। और साइमन गो बैक का नारा जो है ये दिया था यूसुफ मेहर अली ने, यूसुफ मेहर अली ने, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों द्वारा छापा किसके नेतृत्व में किया गया था? वीवीआई क्वेश्चन है। चटगांव शस्त्रागार जो छापा हुआ था यह घटना 1930 की घटना है और यह सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर क्रांतिकारियों के द्वारा छापा दिया गया था। ठीक है, देखिए मोपला विद्रोह किन राज्यों में घटित हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, केरल, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन का गठन हुआ था कब? तो 31 अक्टूबर 1920 को हुआ था और लाला लाजपत राय इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हटा लीजिए, क्योंकि पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना जो हुई थी महादेव गोविंद रानडे ने 1870 में हुआ था और 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो ये काफ़ी पहले की घटना है, तो यहाँ पर हटा लीजिए, सिर्फ इतना ही बनाइए। पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1870 में, महादेव गोविंद रानडे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था एक, इसकी स्थापना पूछा गया है किसने किया था? तो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था इसकी स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने 1875 में। तो सर सैयद अहमद खान दिया गया 1875 भी आप याद रखिएगा। देखिए, निम्नलिखित में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, अभी तुरंत बताइए सभी लोग, बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ। किन्हें राजनीतिक गुरु माना था गांधी जी ने? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है ना, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? देखिए, पहले विश्व युद्ध में ओटोमन तुर्की की हार हुई थी और असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ था, ये दोनों सही दिया गया है। उसके बाद देखिए 1930 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना किया था, ये भी सही। ये वाला जो है स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया गया है।
देखिए भारतीय औद्योगिक एवं व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना जो है कब हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या होगा, बताइए। तो फ्रेंड्स देखिए ये स्थापना जो हुई थी ना, ये कब हुई थी, भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और देखिए 1927 यहाँ पर दिख रहा है, 1927 में जो है याद रखिएगा 1927 में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ की स्थापना हुई थी। देखिए 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित किया था। 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो का प्रस्ताव कहाँ पारित किया था, तो फ्रेंड्स वर्धा में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ द सदर्न साउथ जो इंडिया है, ठीक है ना, फोकलोर्स ऑन ऑफ सदर्न इंडिया नाम से किस भाषा की लोक कथाओं का संकलन किया, तो फ्रेंड्स ये तमिल में। उसके बाद देखिएगा कि सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन निम्नलिखित में से किसने किया था, तो किसने किया था फ्रेंड्स, ये किया था जी.डी. बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने, ठीक है ना। ऑप्शन 3 हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया, तो ये थे आपके जवाहरलाल नेहरू, क्लियर ना। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महापरिषद उद्योग परिषद की स्थापना अभी मैंने आपको बताया था कि कब हुआ था, फटाफट बताइए। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद की स्थापना या महासंघ की स्थापना 1930 में, ठीक है। 1 मिनट रुकिए, 1927 में, अभी मैंने आपको बताया था। चलिए निम्न में से किस नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी, तो इसमें से सभी लोग जो थे ये सक्रिय भूमिका निभाई थी। चलिए भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को निम्न में से कहाँ ले जाया जाता था, तो इनको ले जाया जाता था फिजी में भी, मॉरिशस में भी, और जो कैरेबियन जो यहाँ पर आइलैंड है वहाँ पर भी ले जाया जाता था। तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा यहाँ पर। चलिए 5वां अध्याय आ गया अर्थव्यवस्था और आजीविका, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था और आजीविका। अब देखिए प्रश्न है कि स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था। चूँकि देखिए स्पिनिंग जेनी आया था ना जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, तो इस मशीन ने किया था क्या, दरअसल कटाई की जो प्रक्रिया थी, सूत काटने की, कटाई की प्रक्रिया को तेज कर दिया था, और इससे क्या हुआ कि श्रम की मांग कम हो गई थी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार जो है जेम्स हरग्रीव्स ने किया था 1764-65 में, ठीक है ना, 1764-65 में इन्होंने किया था जेम्स हरग्रीव्स ने। यहाँ पर 1764-65 नहीं दिया गया है आंसर। देखिए स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो बंगाल विभाजन के प्रत्युत्तर में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। और देखिए आपको याद होगा कि 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन चलाने की घोषणा किया गया था। 1905 यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए औद्योगिक कुटीर द्वारा कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन कब दिया गया था, तो कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था 6 अप्रैल 1948 को। आगे आपको मिलेगा 6 अप्रैल 1948, इनमें से 6 अप्रैल 1948 कहीं भी नहीं दिया गया है, ठीक है ना, 6 अप्रैल 1948 को, ठीक है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने 6 अप्रैल 1948 को ही अपनी पहली औद्योगिक नीति घोषित किया था। इसे तत्कालीन उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने संसद में प्रस्तुत किया था, ठीक है, इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी, ब्रिटिश सरकार की नीति क्या थी, तो देखिए ब्रिटिश सरकार की जो नीति थी यह स्पष्ट है, इसमें से कौन सी थी बताइए, तो ये थी भारत में विदेशी वस्तुओं का आयात करना, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1917 में भारत में जूट मिल पहली बार किस शहर में स्थापित हुआ था, तो जूट मिल जो है ये स्थापित कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में, ठीक है ना, कलकत्ता यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, तो फ्रेंड्स ये 1910 में हुई थी, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था, तो 1918 में प्राप्त हुआ था। कब, 1918 में प्राप्त हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था, तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है यह पारित हुआ था 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में पहला कारखाना अधिनियम पारित हुआ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत में कोयला उद्योग कब प्रारंभ हुआ था, भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ हुआ था 1914 में। उसके बाद देखिए वाष्प इंजन की खोज किसने किया था,
वास्प इंजन की खोज किया था जेम्स वाट ने। यहाँ देखिए जॉन के भी दिया गया है, जॉन के ने फ्लाइंग शटल का आविष्कार किया था। सैमुअल क्रॉम्पटन जो है, सैमुअल क्रॉम्पटन ने इन्होंने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था। और जेम्स हरग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था, और इन्होंने स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार किया था क्रॉम्पटन साहब ने। चलिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना हुई थी 1907 में, ठीक है, 1907 में। चलिए, सर्वप्रथम सूती कपड़े की मिल की नींव भारत के किस शहर में डाली गई थी? बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बम्बई हो जाएगा। देखिए 1955 में भिलाई इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश की मदद से किया गया था? तो भिलाई इस्पात कारखाना जो है ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, सोवियत संघ के। तो यहाँ पर देखिए रूस दिया गया है, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब हुई थी? कई बार मैंने आपको बता दिया, ठीक है, 1929 में, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिए पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न है कि लंदन में श्रमिक संघ ने कब चार्टिस्ट आंदोलन शुरू किया था? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था, ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और ये शुरू हुआ था कब? तो 1838 में चार्टिस्ट आंदोलन, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न कि ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ था? ट्रेड यूनियन एक्ट पारित कब हुआ था? ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ था 1926 में, 1926 में। देखिए, औद्योगिक नीति के द्वारा किस वर्ष लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो मैंने बताया था 6 अप्रैल 1948 को। देखिए ऑप्शन में है 6 अप्रैल 1948 को, ठीक है। केंद्र सरकार ने कब राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किया था? कब किया था राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए, ये जो अधिनियम था 1962 में हुआ था, और कहीं के आपको 1966 में मिलता है कि श्रम आयोग का गठन किया गया था, लेकिन अधिनियम 1962 में अधिनियमित किया गया था इसको। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है, 1942 में। उसके बाद देखिए, कोरावा, कराचा और यरुकुला जैसे घुमंतू समुदाय का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स, ये मद्रास प्रेसिडेंसी से संबंधित है। चलिए, उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किसे ब्रेटन वुड ट्विन के नाम से जाना जाता है? ब्रेटन वुड ट्विन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ब्रेटन वुड जो सम्मेलन हुआ था ना, इसके बारे में जान लीजिएगा। देखिए, न्यू हैम्पशायर में हुआ था ब्रेटन वुड्स 1944 में, और ब्रेटन वुड ट्विन के नाम से जाना जाता है किसको? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को जाना जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रिंडरपेस्ट नामक बीमारी का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मवेशियों से है। देखिए, विश्व बैंक और IMF ने कब से औपचारिक रूप से कार्य करना शुरू किया? तो इन्होंने 1947 से औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। चलिए, देखिए, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह के प्रभावों का उल्लेख किया है, इसमें सम्मिलित कौन सा है? तो व्यापार, श्रम और पूंजी, यही 3 है। उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। देखिए, कॉर्न लॉ के द्वारा सरकार ने निम्न में से किससे आयात पर प्रतिबंध लगा दिया? बताइए किसके आयात पर प्रतिबंध लगा दिया कॉर्न लॉ के द्वारा? तो ये लगा दिया था मक्का के, ठीक है ना, कॉर्न लॉ। देखिए, तमिल अप्रवासी निम्न में से किस स्थान पर जाकर के कार्य करते थे? तमिल अप्रवासी, तो ये आपके जाते थे सिलोन में भी और मालवा में भी। तो एक से एक और दो दोनों राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बम्बई में पहला कपड़ा सूती मिल कब स्थापित हुआ था? बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स? तो 1854 में हुआ था ना। हाँ, 1854 में कावस जी नाना भाई डाबर ने किया था। बॉम्बे स्पिनिंग एंड जो वीविंग कंपनी थी, इसी की स्थापना। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में कितना प्रतिशत था? तो इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना, तो फिर भी आप एक झलक देख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिए, देश में पहला जूट मिल जो है कब और कहाँ स्थापित हुआ था? तो फ्रेंड्स, ये हुआ था कहाँ पर? तो कलकत्ता में हुआ था। देश में पहला जूट मिल कब और कहाँ स्थापित हुआ था? ठीक है, चलिए 1917 में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मछलीपट्टनम निम्नलिखित में से किस तट पर अवस्थित है? तो मछलीपट्टनम जो है ना, ये आपका किस तट पर अवस्थित है फ्रेंड्स? कोरोमंडल, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते
भारत से अनेक वस्तुएं लेकर के जाते थे। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा कौन सा इसमें से, आर्मेनियन, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत की पूर्वी तट पर अवस्थित नहीं है। तो हुगली, कलकत्ता और विशाखापट्टनम पूर्वी तट पर है, सूरत नहीं है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो एल्गिन मिल लखनऊ में हुई थी। उसके बाद देखिएगा कलकत्ता ने वर्ष 1917 में देश की पहली जूट मिल निम्न में से किसने स्थापित किया था कलकत्ता में। तो सेठ हुकुमचंद ने किया था, सेठ हुकुमचंद ने किया था, ठीक है ना, सेठ हुकुमचंद ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1874 में निम्नलिखित में से कहाँ पहली कताई और बुनाई मिल की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स ये मद्रास में। उसके बाद देखिएगा कि निम्न में से किस बंदरगाह के माध्यम से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। तो फ्रेंड्स ये सूरत से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा शहरीकरण एवं शहरी जीवन, अब ये वाला चैप्टर आ गया, ठीक है ना। देखिए सामंती व्यवस्था से हट करके किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो ये प्रगतिशील प्रवृत्ति, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो आधुनिक व्यक्ति का यह प्रभाव क्षेत्र माना जाता है इसको। देखिए एशिया में शहरीकरण का स्तर लगभग कितना है, इस तरह का प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, फिर भी मैं है इसमें तो करा दे रहा हूँ। देखिए एक प्रतियोगी और उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर के किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। तो यह अर्थव्यवस्था मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था कहलाई, ठीक है। चलिए देखिए आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया था। तो ये प्रभावित किया था शहरीकरण को। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो महानगर में होता है ना। 1810 से 1880 के दशक तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर के कहाँ तक पहुँची। तो फ्रेंड्स ये 40 लाख पहुँची। देखिए लंदन में अनिवार्य शिक्षा कब लागू किया गया। लंदन में अनिवार्य शिक्षा को 1870 यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर करके आया। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये मध्यम वर्ग है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। तो श्रमिक वर्ग का शोषण किया गया। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व की सबसे पहले भूमिगत रेल का उद्घाटन कब किया गया था। तो विश्व की जो भूमिगत रेल है इसका उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया था लंदन में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि गोलघर का निर्माण कब किया गया। बताइए गोलघर का निर्माण कब किया गया। देखिए गोलघर का निर्माण जो है ना, ये गोलघर का निर्माण किया गया था कब। तो चूंकि ये निर्माण कार्य गोलघर का शुरू हुआ था 1784 में और ये जाकर के पूरा हुआ 1786 में, ठीक है ना। और जो ब्रिटिश इंजीनियर और डिजाइनर था जॉन गास्टिन, इसी ने इसका ढांचा तैयार किया था। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से पृथक राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से 1912 में, और बिहार और उड़ीसा अलग हुए थे 1936 में, और झारखंड अलग हुआ था बिहार में 15 नवंबर सन 2000 को। चलिए मौर्यकालीन राज्य प्रसाद का अवशेष पटना में कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये कुम्हरार से प्राप्त हुआ है। उसके बाद देखिए 20वीं शताब्दी के शुरुआत में कितने प्रतिशत लोग शहर में रहते थे। ये सब कोई प्रश्न नहीं है, इस तरह से प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। लंदन में कब से फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था की गई। तो फ्रेंड्स ये 1902 से। देखिए किसके शासनकाल के समय पटना नगर का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बन चुका था। पटना नगर एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र किसके शासनकाल के समय में बना था। तो फ्रेंड्स ये बना था आपके अकबर के समय में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अफीम का व्यापार बड़ी मात्रा में किन राज्यों से होता था। तो अफीम का व्यापार जो होता था ये होता था बंगाल से, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है। तो इंडिका है इसकी, मेगास्थनीज की, ठीक है। कलहन की राज तरंगिणी है। सिंगापुर को आज़ादी किसके नेतृत्व में मिली थी। तो सिंगापुर की आज़ादी मिली थी किसके नेतृत्व में। तो फ्रेंड्स ये ली कुआन ये था, ये पहला प्रधानमंत्री थे सिंगापुर के। चलिए अगला चैप्टर आ गया व्यापार और भूमंडलीकरण। देखिए प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। किस मार्ग से। तो ये सिल्क रूट था, रेशम मार्ग से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर करके आया था। तो ये अलेक्जेंड्रिया था। उसके बाद देखिए आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो सबसे बड़ी क्रांति जो थी ये औद्योगिक क्रांति थी। औद्योगिक क्रांति हुई थी कहाँ पर, इंग्लैंड में।
क्यों हुई थी? क्योंकि इंग्लैंड के पास उपनिवेशों के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता थी। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती कपड़ा उद्योग से हुआ था और औद्योगिक क्रांति की दौड़ में जर्मनी जो था इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी था। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो ये भेजे जाते थे आपके पश्चिम क्षेत्र से, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ था? तो ये आपकी 18वीं सदी से आरंभ हुआ था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? देखिए प्रश्न बार बार आ रहा है, इम्पॉर्टेंट भी है, 1929 याद रखिएगा। देखिए आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ था? तो आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हुआ था फ्रेंड्स? तो ये आपकी फॉसीवादी और नाजीवादी थी। चलिए उसके बाद देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? मैंने बताया था आपको, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 में न्यू हैम्पशायर में हुआ था। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? तो 1990 के दशक में। चलिए दूसरा महायुद्ध जो था उसके बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ था? तो फ्रेंड्स ये यूरोपीय संघ था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा नई व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? न्यू डील इसको बोला जाता है, अमेरिका में न्यू डील। चलिए ब्रुसेल्स की संधि कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था? तो ब्रुसेल्स की संधि जो है ये हुआ था 1948 में, ठीक है ना। ब्रुसेल्स की संधि 1948 में हुआ था और इस समझौते पर ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग ने हस्ताक्षर किए, जिससे एक सामूहिक रक्षा गठबंधन बना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? तो मैंने आपको बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी, ठीक है, ब्रेटन वुड्स में। औद्योगिक क्रांति कहाँ घटित हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी, ठीक है। देखिए अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार किसने स्थापित किया था, बताइए? तो देखिए अलेक्जेंड्रिया नामक विश्व बाजार को सिकंदर ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिए 1990 के दशक के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफ़ी तीव्र किसने किया? तो फ्रेंड्स ये पीलियस ने किया था, जॉन पीलियस ने, ठीक है ना। चलिए पूंजीवाद किस शताब्दी में विश्वव्यापी बनकर के उभरा? 19वीं शताब्दी में पूंजीवाद। 1945 से 1960 के दशक में संपूर्ण विश्व कितने गुटों में विभक्त था? तो फ्रेंड्स ये टोटल 2 गुट में था। चलिए यूरोपीय देश ने किस वर्ष ओटावा समझौते पर हस्ताक्षर करके अपने आयात निर्यात को संतुलित किया था? तो ये किया था 1932 में, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि भारत में कौन सा उद्योग प्राचीन काल से व्यापार और वाणिज्य का आधार रहा था? तो ये कपड़ा उद्योग था। चलिए उसके बाद 8वां अध्याय है प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, बताइए? कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट की है, यंग इंडिया महात्मा गांधी की है। देखिए किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दिया था? वही वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है जिसको लॉर्ड लिटन ने लागू किया था 1878 में और लॉर्ड रिपन ने इसको निरस्त किया था। तो ये अमृत बाजार पत्रिका थी। यहाँ पर जूम करता हूँ, देखिएगा अमृत बाजार पत्रिका राइट आंसर होगा इसका, ठीक है ना। देखिए 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुँचाए? तो ये किसने पहुँचाया था? मार्को पोलो ने, ठीक है। देखिए गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म, तो गुटेनबर्ग का जन्म जर्मनी में हुआ था और गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किया था? गुटेनबर्ग ने, तो गुटेनबर्ग ने सबसे पहले छपाई किया था किस पुस्तक का? तो बाइबल का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कैक्सटन था। किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? किसने कहा था? तो फ्रेंड्स ये मार्टिन लूथर ने कहा था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रूसो कहाँ का दार्शनिक था? रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था ये फ्रांस का दार्शनिक था और रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट, याद रखिएगा, सामाजिक अनुबंध हिंदी में बोलते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम विश्व में मुद्रण की शुरुआत तो ये चाइना में हुआ था। उसके बाद देखिए किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? तो ये फ्रेंड्स चीन की, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा कि प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स ये प्रथम पेपर मिल की स्थापना जो है कहाँ पर हुई थी? इसका आंसर आप कमेंट बताइएगा।
प्रथम पेपर मिल की स्थापना। चलिए, भारत में समाचार पत्र का उदय किस सदी की महत्वपूर्ण विशेषता है, बताइए। तो राइट आंसर 19वीं सदी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बंगाल गजट समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ था। बंगाल गजट पहला समाचार पत्र है यह 1780 में, ठीक है ना, जेम्स अगस्टस हिक्की ने। और 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी बंगाल में, ठीक है ना, विलियम जोन्स ने किया था। सोम प्रकाश पत्रिका का बांग्ला में प्रकाशन किसने किया था। सोम प्रकाश, तो ये ईश्वरचंद्र विद्यासागर थे। उसके बाद देखिएगा इंडियन मिरर का संपादन लंदन में किसने किया था। देखिए, इंडियन मिरर का संपादन जो है 1861 में हुआ था, मदन मोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब लाया गया था। तो लॉर्ड रिपन के समय में, लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है ना, 1878 में। और रिपन ने इसको निरस्त किया था, याद रखिएगा। हो सकता है अगर मैं उल्टा बोला होगा तो यहाँ पर सुधार दीजिएगा कहीं अगर मैंने बोला होगा, क्योंकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कई बार आया है। तो लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है ना, और रिपन ने इसको निरस्त कर दिया था। भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि एम एन रॉय द्वारा अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था। तो इसका नाम था इंडिपेंडेंट, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हिंदू समाचार साप्ताहिक रूप से दैनिक रूप में परिवर्तन हुई कहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बंगाल में संवाद कौमुदी कब प्रकाशित हुआ। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय की है, यह प्रकाशित हुआ था 1821। सेशन को लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स, और प्लीज़ इसको एक बार किसी भी ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा।